पूरा स्क्रीन आ रहा है। तो देखो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पे x जो है, यहाँ पे आपका जो ए बी सी है ना, ये ए बी सी कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट उसको बोला जाता है जिसका वैल्यू हमें पता होता है। जैसे कि ए का वैल्यू 2 हो सकता है, बी का वैल्यू 3 हो सकता है, सी का वैल्यू -5 हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे वैल्यू हैं जिसका मतलब वैल्यू आपको पता है। पर x जो है ना, x को वेरिएबल बोला जाता है। वेरिएबल उसको बोला जाता है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, हम लोग को उसका वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें x का सबसे बड़ा पावर कितना होता है? 2 होता है। इसलिए इस इक्वेशन का डिग्री कितना होगा? डिग्री होगा 2। डिग्री का मतलब होता है जो वेरिएबल है उसका सबसे मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हो रहा है? x यूज हो रहा है, और x का सबसे बड़ा पावर 2 है, तो इसलिए इसका डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तो आपको समझ में, हाँ, ये जो x का जो वैल्यू आएगा ना, x का जो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो x का कुछ वैल्यू आएगा। देखो आप a b c का वैल्यू तो आप पहले से जानते रहोगे, इसीलिए उसको कांस्टेंट बोला जाता है। यहाँ पे मिसिंग पैरामीटर कौन है? x। तो x का जब वैल्यू आप निकालोगे, वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे x का कितना तो वैल्यू निकलेगा? x का 2 तो वैल्यू निकलेगा। जितना डिग्री होता है उतना ही वैल्यू निकलता है। अगर यहाँ पे डिग्री 3 रहता तब इसका कितना जो आंसर आता है? x का 3 तो आंसर आता। तो x का जो वैल्यू आएगा, चाहे वो a आए या b आए, चाहे वो a आए या b आए, a b मतलब क्या है? ये कुछ वैल्यू है। मान लो ये 2 आता है, ये 3 आता है, तो x का जो भी वैल्यू होता है ना, उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसको बोला जाता है रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो हम लोग जब भी x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो एक्चुअली क्या होता है? रूट्स ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? तो ये चीज़ क्लियर हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इस फॉर्म में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का सबसे ज़्यादा पावर कितना होता है? 2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x का 2 आंसर आएगा, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा पावर 2 है। अगर यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल रहता तो जैसे वहाँ लिखा रहता ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो उसका कितना का आंसर आता? 3 का आंसर आता। और ये जो आंसर आता है x का, उसको क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये चीज़ क्लियर है ना? तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग अभी देखे, उसमें जो x का वैल्यू है उसको डिटरमाइन करने का 2 तरीका है। एक तरीका है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन और एक तरीका है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से कैसे x का वैल्यू फाइंड होगा, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो इसके बारे में आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के बारे में आप छोटे क्लास में भी पढ़े हो, पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में आप अभी पढ़ोगे। तो सबसे पहले मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व होगा उसको देखते हैं। ओके, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको यहाँ पे जो वैल्यू है, देखो ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये वैल्यू -15, और यहाँ पे जो वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है? -15, और x² का जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है। जब भी कोफिशिएंट कुछ भी दिया हुआ नहीं रहेगा तो उसको आपको बाय डिफॉल्ट क्या लेना? 1 लेना है। कोफिशिएंट मतलब समझ रहे हो ना, इसके पीछे जो नंबर होता है। जैसे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है? 6। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। जब भी यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा तो आपको बाय डिफॉल्ट कितना लेना है? 1। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है? -15। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है? -15। तो याद रखना, जब भी यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आंसर आता है, तो आपको इसको ब्रेक डाउन करके, इसको स्प्लिट करके 2 नंबर बनाना है। कितना नंबर बनाना है? 2, जिसको माइनस करने से ये आना चाहिए। तो आपको माइनस कब करना समझ में आ रहा है? जब इसका और इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर इसका और इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो आपको इसको ब्रेक डाउन करके 2 नंबर बनाना है, जिसको प्लस करने से ये आना चाहिए। तो फिलहाल क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग को क्या करना है? 2 नंबर बनाना है, जिसको माइनस करने से कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो हम लोग 15 को ब्रेक डाउन करते हैं। 15 को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और हम लोग जानते हैं 5 3 जा 15 होता है, और 5 से 3 माइनस करने से 2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे x², यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 - 3
ब्रैकेट के बाहर x होगा इक्वल टू 0। मतलब मैं 2 की जगह क्या लिखा 5 माइनस 3। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी x प्लस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 5 क्या है, इन दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। फाइनली ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों नंबर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। मतलब देखो ये दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अरे कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। मान लो ये 0 नहीं है, ये 2 है, तो ये 0 हो जाएगा। और अगर मान लो ये 3 है और तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे और लिखा है। और का मतलब क्या, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो हम लोग को पता नहीं है कौन 0 होगा, इसलिए हम लोग और करके दोनों को ले लिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा -5 और 3। तो x का दो वैल्यू आ गया और इसको हम लोग क्या बोलेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का वो रूट्स है। ये चीज आपको समझ में आए ना। अभी हम लोग तो और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ऐसा सिचुएशन आए कि यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आया था। हम लोग एक और क्वेश्चन लिए जिसमें इसका और इसका मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आने से क्या करना है आपको समझ में आ रहा है, माइनस करना है। और पॉजिटिव आने से क्या करेंगे प्लस। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका कोएफिशिएंट कितना है 6 है और यहाँ पे ये नंबर कितना है 5 है। ये +5 है ना, तो ये 6 हो गया और वहाँ पे हो गया +5, तो ये हो गया 30। और 30 कौन सा नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? 30 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। अरे किसी भी नंबर के पीछे में अगर कोई साइन नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। और नेगेटिव होने के लिए मेंशन करना पड़ेगा। और कहीं पे अगर सिंपली सोच लो ऐसे 5 लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव नंबर आ रहा है कि नहीं। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है और दो नंबर बनाना है जिसको फैक्टराइज करने है, जिसको प्लस करने से कितना आना चाहिए, प्लस क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आया पॉजिटिव आया है। तो 2 15 जा 3 5 जा, तो देखो ये 5 और 2 कितना हो जाएगा 10 और ये नंबर कितना हो गया 3। 10 और 3 को ऐड करने से 13 हो रहा है कि नहीं। मतलब आपको इसको ब्रेक डाउन करने के बाद कॉम्बिनेशन बनाना है, ये आपको ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6x², यहाँ पे हो जाएगा ये 10 + 3x + 5 = 0। ये समझ में आ रहा है ना, x अपने जगह पे है, 13 की जगह 10 + 3। ये हो जाएगा -10x -3x + 5 = 0। यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन आएगा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा आपका 2 और x, तो यहाँ 3x बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आपको 1 कॉमन लेना है। और एक तो चीज याद रखना, यहाँ वही साइन आएगा जो साइन यहाँ पे है। यहाँ अगर प्लस साइन है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। तो -1 कॉमन ले लीजिए, 3x हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो फाइनली यहाँ पे भी 3x - 5 है और यहाँ पे भी 3x - 5 है। ये दोनों कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 3x - 5 चले जाएगा तो क्या बचेगा 2x। यहाँ से ये चले जाएगा तो क्या बचेगा 1 = 0। अब यहाँ पे आ जाएगा 3x - 5 = 0 और 2x - 1 = 0। इसको ये 5 उधर चले जाएगा और 3 क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 5/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का ना 2-3 तो थोड़ा टफ क्वेश्चन लेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन एक तो और है जिसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या नंबर दिया हुआ है -2√2। यहाँ पे -2√2 दिया और यहाँ पे क्या दिया है तो √2 को अगर हम लोग -2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस तो माइनस रहेगा और 2 ही रहेगा और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4। तो चीज़ आपको समझ में आया। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर आया है तो आपको 4 को फैक्टराइज करके दो नंबर बनाना है जिसको माइनस करने से कितना आना चाहिए 3। तो 4 × 1 = 4, 4 से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे √2x², यहाँ पे लिखेंगे 4 - 1
एक्स माइनस 2√2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका √2x², ये हो जाएगा -4x, माइनस माइनस हो जाएगा +x, और ये हो जाएगा -2√2 इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको समझ में आया? अभी देखो यहाँ पे हम लोग को कॉमन लेना है, तो √2 और 4 में क्या कॉमन आएगा? √2 कॉमन आएगा, और x² और x में क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। अब यहाँ से √2 चले गया और x² से x चलेगा, तो एक तो x बचेगा। अब देखो 4 में से √2 जाएगा तो क्या होगा? देखो 4 को पहले ब्रेक डाउन करो तब समझ में आएगा। 4 क्या हो गया? 2 × 2, और 2 क्या हो गया? √2 × √2। तो अगर मैं 4 का मतलब हो गया 2 × √2 तो इसमें से अगर मैं एक √2 ले लूं तो क्या बचेगा? 2√2 बचेगा कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा? 2√2 बचेगा। नहीं समझ में आया? अब देखो यहाँ पे प्लस साइन है तो हम लोग प्लस ही कॉमन लेंगे, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे? 1। यहाँ बचेगा x माइनस 2√2। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बोल सकता है। देखो यहाँ और यहाँ ये सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा √2x, और यहाँ पे बचेगा +1 इक्वल टू 0। तो फाइनली ये हो जाएगा x माइनस 2√2 इक्वल टू 0, और √2 + x प्लस √2x + 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इक्वल टू 2√2, और यहाँ पे हो जाएगा पहले -1 उधर जाएगा तो क्या होगा? -1, और 2 उसमें √2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? तो पॉज कर देना। देखो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो ये कहीं से भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक्चुअली आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाना है। कैसे लाना है? यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 4 का मतलब क्या हो गया? 2² होगा कि नहीं? और यहाँ पे ये 2⁻x + 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁻x 2⁻2। ये जो डॉट डॉट है ना ये एक्चुअली इनटू है, ठीक है? मल्टीप्लाई के लिए आप डॉट डॉट भी यूज कर सकते हो। और ये हो गया आपका 32। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? तो देखो ये और ये जब सेम होता है, आप लोग एक्सपोनेंट पढ़े होगे, तो एक्सपोनेंट में पढ़े होगे कि जब ये दोनों नंबर सेम होता है तो इसका ऊपर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होने से ऐड हो जाता है। तो वही ऐड था, तो ऐड को हम खोल दिए, अलग अलग कर दिए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोग पावर को एक्सचेंज करेंगे। ये 2⁻x को अंदर ले आएंगे, स्क्वायर को बाहर। तो अगर सोच लो एक नंबर का पावर है और ब्रैकेट के बाहर और एक पावर है, तो आप पावर को एक्सचेंज कर सकते हो। ओके, अभी देखो क्या होगा। ये देखो, ये हो गया 3, ये 3 हो गया ना, और ये हो गया 2 × 2 = 4, 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12.2x। ये और ये नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, x वाला मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अभी देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे लेट, एजम्पशन लेना है, लेट 2x = a। आपको ये 2⁻x को क्या ले लेना है? a ले लेना है। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? इसको हम a ले लिए ना, ये हो जाएगा a²। यहाँ पे भी 2x, ये a हो जाएगा, प्लस 32 इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया कि नहीं? यहाँ पे हम लोग x² होता था, यहाँ x होता था, तो यहाँ पे x के जगह यहाँ पे a है। अरे x तो एक वेरिएबल है, तो इसको अब हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही आएगा। तो आपको 32 को ब्रेक डाउन करके 2 नंबर बनाना है, जिसको प्लस करने से कितना आना चाहिए? 12। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे 2 16 जा ये सब करना, नहीं तो छोड़ो मैं भी ऐसे ही कर देता हूँ 2 8 जा। तो ये देखो ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 4 हो गया, 2 2 = 4, और ये 8 हुआ। अरे समझ में आएगी? तो 8 और 4 को ऐड करके 12 होगा, तो ये हो जाएगा a² माइनस 8 + 4a + 32 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a² माइनस 8a माइनस 4a + 32 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा a - 8, यहाँ पे -4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा a - 8। अब यहाँ पे a - 8 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा a - 4 इक्वल टू 0। तो फाइनली आपका a का वैल्यू 8 हो जाएगा। अच्छा, इसको पहले आप ऐसे लिख लोगे, a - 8 इक्वल टू 0 और a - 4 इक्वल टू 0। तो a - 8 इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा? a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8, और a - 4 इक्वल टू 0 मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो a का कितना तो वैल्यू आया? 2 वैल्यू आया। लेकिन हम लोग को a का वैल्यू तो निकालने नहीं बोला है, हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को पता है कि 2⁻x = a है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे इसको 2⁻x से रिलेट करेंगे। तो पॉज करना। तो देखो यहाँ पे हमारा a का 2 वैल्यू आया, एक वैल्यू आया 8 और एक वैल्यू आ गया 4।
तो हमारा a का वैल्यू कितना है 2 टू दी पावर x है, तो इसको 2 टू दी पावर x से रिलेट करेंगे 8 को, और यहाँ पे भी 2 टू दी पावर x से रिलेट करेंगे इसको 4 को। तो मुझे कुछ ही बताओ, मैं 8 को लिख सकता हूँ ऐसे 2 टू दी पावर 3, और मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 2। अब देखो जब भी ये और ये सेम होता है तो इसका पावर भी सेम हो जाता है, ये एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी है, आप पढ़े हो छोटे क्लास में। और यहाँ पे ये सेम है तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा x का वैल्यू क्या क्या हो गया 3 और 2। ये समझ में आया आपको कैसे सॉल्व हो। तो देखो यहाँ पे लिखा है 9x टू दी पावर 4, तो इधर सारा चीज को लेफ्ट साइड में ले आएंगे 29x स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0। मतलब क्या किया, ये नंबर को भी इधर ले आए। अब आपको इसको भी क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 20 इंटू 9 करेंगे तो 180 आएगा, और ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आने से आपको दो नंबर बनाना है, जिसको प्लस करने से 29 आना चाहिए। तो 290 जा, 245 जा, 315 जा, ये 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, नहीं काम बनेगा। 35 जा, और ये 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यहाँ बन गया था। ये और ये मिलके बन जाएगा आपका 20, और ये मिलके बन जाएगा आपका 9। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9x टू दी पावर 4 प्लस 20, और ये हो जाएगा 20 प्लस 9, और यहाँ x स्क्वायर आएगा प्लस 20। ये हो गया 9x टू दी पावर 4, ये हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0। उसके बाद आपको इसमें कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन x4 और x2 में x2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 9x2, यहाँ 20 बचेगा। यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9x2, यहाँ पे -20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग का 9x2 कॉमन, 9x2 माइनस 20 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ -1। तो फाइनली हमारा 9x स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0 आएगा, और x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। ये दो पॉसिबिलिटी आएगा। यहाँ सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हम लोग और करेंगे, तो पॉज कर देंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका 9x स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0 आया। तो ये 9x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, तो आपका x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/9। तो आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा √20/9। समझ में आया। अब देखो रूट ओवर जब भी आएगा ना, तो आपको यहाँ पे प्लस और माइनस बैठाना है। अभी तक छोटे क्लास तक आप क्या करते आए कि रूट ओवर आता है तो डायरेक्टली उसका वैल्यू बाहर निकाल देते हो, लेकिन अभी आपको क्या करना है, जब भी रूट ओवर आएगा तो आपको प्लस और माइनस बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस रूट ओवर। मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ, 20 का लिख सकता हूँ 5 इंटू 4। तो 4 का क्या होगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर में रहेगा, और √9 का 3 बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2√5/3। ये आपको समझ में आया कैसे आया। अरे क्योंकि 2 अगर अंदर चल जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 20, और 9 का 3 बाहर आ जाएगा, और 5 तो बाहर नहीं आएगा ना। अब सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 को भी 0 से इक्वेट करेंगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1, x इक्वल टू हो जाएगा √1। और रूट ओवर जब भी आएगा तो आपको प्लस माइनस बैठाना है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट ओवर के अंदर से 1 बाहर आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, x का वैल्यू होगा प्लस माइनस 2√5/3 और प्लस माइनस 1। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x का 4 तो वैल्यू आया है। x का 4 वैल्यू कैसे आया, एक वैल्यू आया प्लस 2√5/3, एक वैल्यू आया माइनस 2√5/3, एक आया +1 और एक आया -1। 4 वैल्यू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो x का जो हाईएस्ट पावर था वो 4 था। समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये भी इक्वेशन ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में ही था, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में ही है। जो आपका क्वेश्चन था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में ही है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ये लिख सकते थे x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो जाता आपका 29x स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0। तो मैं ऐसे किया नहीं, मैं डायरेक्ट कर दिया, और फिर आप x स्क्वायर को क्या ले लेते, a ले लेते, तो ये हो जाता 9a स्क्वायर माइनस 29a प्लस 20। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में ही आ गया। तो आप ऐसे करके भी कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में उतना ज़रूरत नहीं था। ठीक है, तो पॉज कर देना। अच्छा देखो यहाँ पे 20/9 ये कैसे है, ये आपको समझ नहीं आ रहा। देखो 20/9 का मतलब हो गया, 20 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 20 की जगह लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 5, और 9 की जगह लिख सकते हैं 3 × 3। अरे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 हो रहा है कि नहीं।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं, स्क्वायर रूट होने से 2 नंबर होने से एक नंबर बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, और 2 नंबर होने से 3 भी बाहर है, अंदर में कौन फंसेगा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। और देखो यहाँ पे प्लस माइनस देने का कारण क्या है कि सोचो रूट ओवर के अंदर में 9 है, तो 9 को आप 2 तरीका से लिख सकते हो। एक तरीका है आप लिख सकते हो 3 इंटू 3, और एक तरीका है आप लिख सकते हो -3 इंटू -3। ये भी 9 ही होगा, ये भी 9 ही होगा। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये 3 आएगा और इसमें आएगा -3। तो रूट ओवर से जब कोई नंबर निकलता है तो वो प्लस भी हो सकता है, और इसीलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस बैठाते हैं। सारा चीज़ समझ में आ रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये किसी भी एंगल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है, और आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और फिर सॉल्व भी करना है। कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखो, और इस पर लाइट भी आ रहा है क्या, ठीक है। तो देखो सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ को यहीं रहने देना और बाकी ये वाला रूट वाला को उधर भेज देना है। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या हुआ, बस इस चीज़ को उधर भेज दिया। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको दोनों साइड स्क्वायरिंग करना है। तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर 4x - 3 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 6 माइनस रूट 2x + 3 का होल स्क्वायर। समझ में आया। अभी देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x - 3, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हो गया a और ये हो गया b, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b², थोड़ा लंबा है लेकिन हो जाएगा, -2ab, 2ab, a का वैल्यू कितना है 6, अब b का वैल्यू कितना है रूट ओवर 2x + 3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4x - 3, ये हो जाएगा 36, इसका रूट ओवर और स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 3, ये हो जाएगा आपका 6 × 2 = 12 और रूट ओवर 2x +। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जितना नंबर में स्क्वायर रूट नहीं है उसको हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो आपका ये 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, और 39 जो है इधर आके क्या हो जाएगा -39, -39 और -3 मिलकर क्या हो जाएगा -42। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट ये 2x जो है वो इधर आके 4x से माइनस होगा तो क्या बचेगा 2x, और यहाँ क्या क्या बच रहा है -12 रूट ओवर 2x + 3। यहाँ तक आपको समझ में आया। लेकिन हमारा अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया नहीं है, हमारा अभी भी रूट ओवर है, तो हम लोग एक बार फिर से लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - 42 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा -12 रूट ओवर 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये फिर से क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर + 42 का स्क्वायर -2ab, 2 × 2x × 42। और इधर हम लोग जानते हैं जब भी इवन पावर होता है तो माइनस साइन हट जाता है, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और रूट ओवर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x + 3। ये चीज़ आपको समझ में आया। तो पॉज करना तो देखो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे 2x - 42 -12 2x + 3। अभी हम लोग क्या किया, इसका स्क्वायरिंग कर दिए बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² -2ab, 2 × a 2x है और b 42 है, और इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लोग जानते हैं इवन पावर होने से माइनस साइन हट जाता है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और ये रूट ओवर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2x + 3 बचेगा। अब हम लोग क्या किए, इसको एक्सपेंड किए तो ये 2x² हो जाएगा 4x², 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x², 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764, और ये 2 × 2 × 42 हो जाएगा 168x। ये 144 2 से मल्टीप्लाई होगा 288x होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 432 होगा। अभी ये देखो ये जो 432 था वो इससे माइनस हो गया 1764 से, तो 1764 से 432 इधर आके माइनस होगा तो क्या बचेगा 1332, और ये जो 288 है वो इधर आके माइनस होगा, मतलब ये इधर आके ये प्लस साइन में है ना, इधर आके क्या होगा माइनस साइन में, और इधर ये भी माइनस साइन में है, तो ये x वाला और ये x वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, कितना हो रहा है 456x। अब यहाँ पे हम लोग 4 चारों में 4 जो है वो तीनों में क्या है कॉमन है, कॉमन ले लिए तो 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ ये बचा, यहाँ ये बचा, और जो 4 हम लोग कॉमन लिए उसको हम लोग क्या करेंगे इधर 0 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 खत्म हो जाएगा।
ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जो 4 कॉमन आया था उसको इधर डिवाइड कर देंगे तो 4 खत्म हो जाएगा कि नहीं। अब हम लोग इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। तो यहाँ पे 3 3 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 3 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 3 आएगा। क्योंकि पॉजिटिव नंबर आया तो आपको इसको ब्रेक डाउन करके 2 नंबर बनाना है जिसको प्लस करने से इतना आना चाहिए। तो 3 1 1 1 जाए इसको, तो आया कि नहीं। तो यहाँ पे 1 1 4 की जगह आ गया 1 1 1 प्लस 3, ब्रैकेट खोल दिए, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस 1 1 1, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस 1 1 1 और फिर x माइनस 1 1 1 और यहाँ पे भी x माइनस 1 1 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ x बचा और यहाँ माइनस 3। तो x का एक वैल्यू हो गया 1 1 1 और एक हो गया 3। तो चीज़ समझ में आया। मान लीजिए सर अगर हम लोग वो 4 को करके, तो देखो पिछला क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीका से सॉल्व करने का सीखे थे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सॉल्व करके हम लोग किसका वैल्यू निकालना, x का वैल्यू निकालना, और x का जो वैल्यू होता है उसको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आया, ये हम पिछला क्लास में बताए थे। अभी मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ इसका वैल्यू डिटरमाइन करने का, x का वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए एक दूसरा तरीका बता रहे हैं और उस तरीका को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हम लोग क्या करने वाले हैं, x का वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे फाइंड होता है, देखो इसको फाइंड करने का एक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। समझ में आ रहा है। ये देखो जहाँ पे ये जो b है वो x का कोफिशिएंट है और a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो भी चीज़ यहाँ रहता है वो c है। तो इस फॉर्मूला से भी आप क्या कर सकते हो, आप x का वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। और हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कितना आंसर निकलता है, 2 तो इस फॉर्मूला से भी आपको 2 आंसर मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो हम लोग इस फॉर्मूला से चेक करेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। मतलब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे जिसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करेंगे और जिसको इस फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे। अगर दोनों से सेम आंसर आया मतलब ये फॉर्मूला सही है। और देखो एग्जाम में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया तो आप उसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो, ये आपका चॉइस है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना तो आपको इसी से करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से करना है तो आपको फिर उसी से करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो आप किसी से भी कर सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो पॉज कर देना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। इसको हम लोग 2 तरीका से सॉल्व करने वाले हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। देखते हैं दोनों से सेम आंसर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है, -15 और यहाँ पे जो नंबर है वो 1 है और 1 इंटू -15 क्या होगा, -15। और हम लोग जानते हैं जब भी आंसर नेगेटिव आता है तो आपको इससे 2 नंबर बनाना है जिसको माइनस करने से क्या आना चाहिए, ये वाला नंबर आना चाहिए। तो हम लोग इसको अगर करेंगे 3 5 जा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x प्लस 5 और यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 5 और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू आएगा -5 और एक वैल्यू आ जाएगा 3। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। लेकिन इसी चीज़ को अभी हम लोग किस तरीका से सॉल्व करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 ऐसे लिख लेना है। उसके नीचे लिखना है, ऐसे लिखना है, वी नो दिस। आपको ये इक्वेशन लिखना है, ठीक है। अब आपको इसको कंपेयर करना है। अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a है और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉमा यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है b और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो b का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पे c लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा -15, तो c का वैल्यू -15 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया। मान लो यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 रहता
तो b का वैल्यू क्या होता है -2। अब हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालते हैं। तो यहाँ b की जगह क्या डालेंगे, b की जगह डालेंगे 2 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 2a का वैल्यू कितना है 1 है। तो इसको सॉल्व करने दिया जाएगा -2 प्लस माइनस रूट ओवर, मुझे बताओ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा और -15 और -4 को मल्टीप्लाई करके कितना होगा +60 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया। डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा आपका -2 प्लस माइनस रूट ओवर 64 बाय 2। यहाँ तक आपको समझ में आया। थोड़ा सा पॉज करना। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया है -2 प्लस माइनस रूट ओवर 64 बाई 2। तो x का एक वैल्यू कितना हो जाएगा -2 और रूट ओवर 64 कितना होगा 8, तो प्लस माइनस 8 बाई 2 यही होगा ना। x का वैल्यू हो जाएगा -2 प्लस माइनस 8 बाई 2। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 प्लस 8 बाई 2। एक पॉसिबिलिटी ये है, अरे यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो -2 प्लस 8 बाई 2 हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है -2 माइनस 8 बाई 2। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा -2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 6 बाई 2 कितना हो जाएगा 3। ऐसे को एक आंसर 3 आया है। और यहाँ पे हो जाएगा -8 -2 हो जाएगा -10 बाई 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा -5। ये तो एक आंसर -5 आया। दैट मीन्स अगर आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ करो, चाहे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपको आंसर एक ही आने वाला है। और क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तो आपके पास फ्री विल है, तो बहुत ज़्यादा केस में बच्चा लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला ही प्रेफर करता है, क्योंकि फार्मूला में क्या है कि आप डायरेक्ट वैल्यू डालो निकल जाता है। लेकिन आपका चॉइस है। तो पॉज करो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ और गौर करो। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया जिससे हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो ये जो b² माइनस 4ac है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा जानने का कोशिश करो। b² माइनस 4ac, ये जो b² माइनस 4ac है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। इसको d से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका वैल्यू है b² माइनस 4ac। और ये बहुत मैटर करता है। इसका कुछ पॉसिबल केसेस है। क्या क्या पॉसिबल केस है? अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, b का जो ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसका वैल्यू अगर आप इस यहाँ पे b, a और c का वैल्यू डालते हो और इसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा भी होगा और इक्वल भी होगा, तो उस टाइम जो x का जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा? रियल रूट्स आएगा। रियल रूट्स का मतलब होता है वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो डेसिमल नंबर भी हो सकता है, वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो x का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा रियल रूट आएगा। ये क्लियर है? अगर सोच लो दूसरा पॉसिबिलिटी, अगर x का d का वैल्यू जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, उस टाइम जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब ये रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कितना आंसर आने वाला है? 2 आंसर आने वाला है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि x का जो दोनों का दोनों आंसर आएगा ना, वो दोनों आंसर सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। हो सकता है एक आंसर 2 हो और दूसरा आंसर -3 हो, एक आंसर 5 हो दूसरा आंसर 4 हो, मतलब ये दोनों आंसर सेम नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर सोचो d इक्वल टू 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया, तो उस केस में जो x का आंसर आएगा वो आएगा रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब हुआ कि x का जो दोनों वैल्यू होगा ना, वो दोनों का दोनों वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। अरे d का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो x का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब मान लो एक वैल्यू 2 आया तो दूसरा वैल्यू भी 2, अगर ये -4 तो वो भी -3 तो -3। और एक चौथा पॉसिबिलिटी है जिसमें आएगा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब होता है x का वैल्यू जो आएगा वो अनरियल नंबर होगा। अनरियल नंबर का मतलब क्या होता है? x का आंसर कुछ ऐसा आएगा, देखो
एक्स का आंसर कुछ ऐसा आएगा, रूट ओवर के अंदर में रहेगा जैसे -a, या रूट ओवर के अंदर में -b, और इस टाइप का नंबर आएगा। तो जब भी रूट ओवर के अंदर में कोई नेगेटिव नंबर रहता है ना, तो इसको अनरियल नंबर बोलते हैं, या इसको दूसरा टर्म में इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। और ये नंबर जो है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो जनरली आपको बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब ऐसा केस पूछेगा ही नहीं, लेकिन बुक में फिर भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो आपको करना है। और इमेजिनरी नंबर के बारे में आप लोग +2 में पढ़ोगे और 11-12 में पढ़ोगे, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो हमारा 2 टाइप का नंबर होता है, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में वो नंबर आता है जो रूट ओवर के अंदर नेगेटिव रहता है, समझ में आया कि नहीं? और जितने भी रेशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी रियल नंबर के अंदर आते हैं। रियल नंबर इन सभी का पप्पा है। चलो ठीक है, डैडी है। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसमें ये जो है ना k, इसका वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, मतलब हम लोग को इसका वैल्यू पता नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कि k का वैल्यू क्या होगा अगर इसका जो रूट आएगा मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो कौन सा रूट आएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा। मतलब क्वेश्चन में क्लियर कर लिख दिया कि x का जो वैल्यू आएगा वो रियल एंड इक्वल आएगा। तो हम लोग जानते हैं जब रियल एंड इक्वल आता है तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ लिख देंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। हम लोग को क्या पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, b² - 4ac, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। तो उसको नोट डाउन करने के लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखेंगे ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हम लोग क्या नोट डाउन करेंगे, abc। a का वैल्यू कितना होगा बताओ, 9, a का वैल्यू 9 होगा, b का वैल्यू कितना होगा -24, और c का वैल्यू हो जाएगा k। ये आपको समझ में आएगा। अब क्योंकि बोल दिया कि रियल एंड इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट = 0 होगा। यहाँ फॉर्मूला डालेंगे b² - 4ac = 0। समझ में आया। तो b² का वैल्यू हो जाएगा -24 का स्क्वायर, और a का वैल्यू हो जाएगा 9, और c का वैल्यू हो जाएगा k = 0। -24 का स्क्वायर, अब देखो जब भी इवन पावर होता है ना तो माइनस साइन हट जाता है, और ऑड पावर होने से माइनस साइन रहता है। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। ओके, और ये जो है ना ये हो जाएगा -36k, ये उस तरफ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 36k। k = हो जाएगा 576/36। ये काटते हैं 9 चौके 36, और ये हो जाएगा 9 का 54, 9 चौके 36, 16 आंसर आएगा। ये आपको समझ में आया। तो k का वैल्यू कितना आया, 16 आया। लेकिन क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में बोला कि पहले आप k का वैल्यू फाइंड करो। कब k का वैल्यू फाइंड करो, जब इसका कौन सा रूट रहेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और उसके बाद बोला आप इसका रूट भी फाइंड करो। तो रूट भी फाइंड करो मतलब आपको x का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। तो अभी हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो हम लोग का k का वैल्यू आ गया 16। इस k का वैल्यू को यहाँ डाल देंगे, ये हो जाएगा 9x² - 24x + 16 = 0। k का वैल्यू 16 हो गया। अभी हमारा a का वैल्यू कितना हो गया 9, b का वैल्यू हो गया -24, और c का वैल्यू हो गया 16। तो हमारा आंसर निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b ± √b² - 4ac/2a। ये आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग b की जगह क्या वैल्यू डालेंगे बताओ, b की जगह डालेंगे -24 ± √b² - 4ac। मुझे बताओ b² - 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। और हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है, और इक्वल रूट्स के लिए हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना होता है, 0। तो मुझे तो इसका वैल्यू पहले से ही पता है 0 होगा, तो हम बेकार का यहाँ पे वैल्यू क्यों पुट करें। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट भी करोगे ना तभी आपका आंसर 0 ही आएगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप डालोगे -24 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप a का वैल्यू डालोगे 9, और c का वैल्यू डालोगे 16। इसका स्क्वायर कितना होगा 576, और इसको भी करके देख लो 16 9 का कितना होगा, 9 का 54, 144, और 144 में 4 मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, 576।
तो 576 माइनस 576 कितना होगा 0। तो टाइम क्यों वेस्ट करना है? आप कर चुके। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी पता है 0 होगा तो 0 डाल दो। हाँ, जब नहीं पता रहेगा तब आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा 2a, a का वैल्यू कितना है 9। अच्छा ठीक है, क्यों होने से नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 24 प्लस माइनस 0/18। तो x का दो पॉसिबल आंसर आएगा, एक आएगा 24 प्लस 0/18 और एक आएगा 24 माइनस 0/18। तो ये हो जाएगा 24/18, ये हो जाएगा 36 का 18, 6 चौके 24। ये भी हो जाएगा 36 का 18। तो आप यहाँ पे देख सकते हो x का जो दोनों वैल्यू आया है वो क्या आया है, इक्वल आया है। समझ में आया कि नहीं? तो देखो यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आप देख सकते हो x² है, x है, और यहाँ पे ये जो b माइनस c है वो a का वैल्यू है, और ये जो है ये b का वैल्यू है, और ये c का वैल्यू है। और इस क्वेश्चन में भी दिया है कि इसका कौन सा रूट है, इसका इक्वल रूट है, ऐसा दिया हुआ है। इक्वल रूट है मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है 0 है। और आपको प्रूफ करना है 2b = a + c। अब देखो हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। और फिर हम लोग इन दोनों को रिलेट करते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे भी वही सिंबल सब यूज हुआ है जो इसमें यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो abc है और इसमें भी abc है। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि a का वैल्यू b - c, कंफ्यूजिंग है कि नहीं? तो आप लोग ये कर सकते हो कि यहाँ पे इसको क्या कर दो, मतलब इस क्वेश्चन के लिए इसको क्या कर दो, इसको कैपिटल कर दो। तो उससे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से a का वैल्यू कितना हो जाएगा b - c, और b का वैल्यू हो जाएगा c - a, और c का वैल्यू हो जाएगा a - b। अब हम लोग को क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि इसका इक्वल रूट है, मतलब हम लोग को लिख लेना है फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल में लिखेंगे b² - 4ac = 0। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है c - a, तो c - a का होल स्क्वायर हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है b - c, और c का वैल्यू कितना है a - b = 0। तो ये आपका हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। यहाँ पे a का वैल्यू c है और b का वैल्यू a है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 4, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दो बड़ा सा और इक्वल टू दे दो 0। अब यहाँ पे b × a होगा, तो b × a होगा क्या हो जाएगा ba - b²। फिर ये हो जाएगा -c × a -ca माइनस प्लस cb। यहाँ तक आपको समझ में आया? थोड़ा सा पॉज कर देना ताकि निकाल सकें। तो यहाँ पे हम लोग इसका ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा c² + a² - 2ac। ये ब्रैकेट खोलेगा तो ये हो जाएगा -4ba, ये हो जाएगा माइनस प्लस 4b², फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस 4ca, और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस 4cb = 0। तो यहाँ पे देखो ये 2ac है और ये भी 4ac है कि नहीं? अरे ca और ac तो एक ही होता है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा c² + a² + 2ac। अरे ये 2ac और 4ca, ca और ac तो एक ही होता है ना, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब प्लस में से माइनस जाएगा तो बड़ा कौन है प्लस है, तो प्लस बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -4ba + 4b² - 4cb = 0। ये आपको समझ में आया? मतलब जो बच गया उसको लिख दिए, ये बचा और ये बचा। तो पॉज करना, इसको सॉल्व करें। सबको यहाँ पे ध्यान से देखो, सबको यहाँ पे देखो। अगर मैं इस फॉर्मूला का, तो मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू आया था ना उसको थोड़ा अरेंज कर दिया। देखो ये c² यहाँ लिखे हैं, ये a² यहाँ लिखे हैं, और ये जो 4b² था इसको यहाँ पे हम 2b का होल स्क्वायर लिखे हैं। तो ये और ये सेम ही हुआ ना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, b का स्क्वायर b² हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखे प्लस 2a × c, ये देखो 2a × c जो था उसी को लिख दिए। और यहाँ पे लिखे +2, ठीक है, a × -2b।
ये देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू ए इंटू माइनस टू बी, माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा -4, और बी इंटू ए होगा। देखो ये इसी वाला को हम ऐसे लिखे हैं। और फिर इसको अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका +2 और यहाँ पे हो गया -2b और यहाँ c। ये समझ में आया कि नहीं? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 2 हो जाएगा -4 और c और b होगा कि नहीं? तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये क्या चीज़ का फॉर्मूला हो गया, a² + b² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ऐसा एक फॉर्मूला है कि नहीं? Yes, और ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है a + b + c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है c, b का वैल्यू कितना है a, और ये a का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया, और c का वैल्यू कितना है 2b नहीं है, यहाँ माइनस है। -2। अरे क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, इसका वैल्यू जो है वो माइनस है। अगर हम माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो माइनस है तो हट जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फॉर्मूला क्या हो गया, a + b + c का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू c है, b का वैल्यू a है, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है -2b, ये उसका होल स्क्वायर हो गया =0। अरे समझ में आया कि नहीं? अब आप लोग ये बोल सकते हो कि सर आपको कैसे पता चला कि b ही माइनस होगा? a भी तो माइनस हो सकता था ना, या c भी तो माइनस हो सकता था ना। तो आप लोग तो चीज गौर करो, इसके पास a और c दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है, दैट मीन्स a भी पॉजिटिव है, और लेकिन देखो यहाँ पे b है, b जहाँ पे भी है वहाँ नेगेटिव साइन आ गया। देखो इसमें भी b है, नेगेटिव साइन आया, इससे पता चलता है b ही नेगेटिव है। देखो समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए ये b नेगेटिव है, बाकी ये दोनों पॉजिटिव है। तो ये हो गया a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर उधर चले जाएगा तो √0 हो जाएगा। √0 कितना होता है, 0 ही होगा। ये हो जाएगा c + a -2b = 0। ये हो जाएगा आपका 2b = c + प्रूफ हो गया। इसको हम उधर भेज दिए। कुछ समझ में आया? तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर उस प्रोडक्ट इज 2 to 4। क्वेश्चन में दिया है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे पहला 2 है तो दूसरा क्या होगा 4, तीसरा क्या होगा 6, फिर उसके बाद क्या होगा 8। तो ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर है। पॉजिटिव मतलब इसमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, और ये सभी इवन नंबर है। तो इनके बीच में कितना कितना का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि आप ना फाइंड करो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिसका प्रोडक्ट कितना होगा 2 to 4। तो हम लिखेंगे लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर बी x। कितना कितना का डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो एंड द नेक्स्ट एंड द सेकेंड हो जाएगा x + 2, क्योंकि अगर पहला x होगा तो दूसरा x + 2 होगा, क्योंकि 2 ज़्यादा है। और आपको फाइंड करना है, मतलब आपको इसका वैल्यू फिलहाल पता नहीं है। अब अगर क्वेश्चन देखोगे तो हम लोग को ये पता चल गया कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या है, x और x + 2। और ये पॉजिटिव इंटीजर जो है इवन है, इसीलिए पहला वाला x है तो दूसरा वाला x + 2 है। अगर क्वेश्चन में लिखे रहता कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लिखे रहता, इवन नहीं लिखे रहता, तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या आता 1 2 3। तो पहला अगर x होता तो इससे कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा, दूसरा कितना होता है x + 1। अगर क्वेश्चन में ऑड लिखे रहता, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या क्या होता 3 5 1 3 5 ऐसे। तो पहला वाला अगर x होता है कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो दूसरा वाला कितना होता है x + 2। ये आपको समझ में आ रहा है? तो आगे क्वेश्चन में लिख दिया है कि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर को फाइंड करो। कब फाइंड करो, जब इनका प्रोडक्ट कितना है 2 to 4, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब इनटू। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू मतलब ब्रैकेट x + 2 = 2 to 4। जब भी लिख देगा इज मतलब होता है इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट इज मतलब इक्वल टू 2 to 4। बाकी आपको नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बना लेना है। ये x² और ये 2x हो जाएगा, इधर आकर हो जाएगा 2 to 4।
और इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको x का क्या मिलेगा, 2 ठो वैल्यू मिलेगा। वो दोनों वैल्यू को आप क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे। मान लो आपका 2 वैल्यू क्या क्या है समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो आपका 2 वैल्यू आया, एक आया 2 और एक आया सोच लो 4 आया। तो x का वैल्यू 2 और 4 हो गया, तो x प्लस 2 का वैल्यू, तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये पहला नंबर हो गया। सेकेंड नंबर क्या होगा बताओ, सेकेंड नंबर होगा x प्लस 2, तो क्या क्या होगा, 2 की जगह आ जाएगा 4 और 4 की जगह आ जाएगा 6। अरे समझ में आया कि नहीं? तो आपका आंसर का क्या क्या हो गया, एक हो गया 2 4 और एक हो गया 4 6। अरे समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व करना है? तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वालिटी की क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता है कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते वो बता देगा। तो लिखा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 15। क्या लिखा है क्वेश्चन में, सम ऑफ 2 नंबर इज 15। तो बेटर है, देखो आपको एग्जाम में जब भी आंसर शीट मिलेगा ना, तो आप बीच में यहाँ साइड में, आंसर शीट का साइड में यहाँ पे एक लंबा सा लाइन खींचना और यहाँ पे लिख देना रफ। रफ कभी भी पीछे पेज में मत करना, ज़्यादा बेटर है कि आप रफ उसी पेज में करो, बगल में एक लाइन खींच के। उससे फ़ायदा क्या है, देखो कभी कभी अगर आपका यहाँ पे मिस्टेक हो जाए और रफ में सही है ना, तब भी आपको मार्क मिल सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो रफ हमेशा बगल में करना चाहिए। तो मैं अभी जो चीज़ बता रहा हूँ वो आपको रफ में करना है, रफ मतलब साइड में करना है। अब बाकी मेन वाला काम कहाँ पे करना है, फेयर में। तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ 2 नंबर इज 15। तो आप इसको ऐसे लिखो, सम ऑफ 2 नंबर इज 15। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम ऑफ 2 नंबर इज 15। तो 2 नंबर का सम 15 है, इज मतलब इक्वल टू। अब मुझे वो नंबर पता नहीं है, तो ये क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका हुआ। अब क्या करो, एक नंबर को आप ले लो x, ऐसे लिखना लेट 1 नंबर भी x। तो अदर नंबर क्या होगा कौन बताएगा, ये x प्लस 1 एक नंबर अगर x हो गया, दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस तो देखो बहुत सिंपल सा बात है। आप लोग पूरा बेवकूफ वाला बात कर रहे हो। अगर ये x है तो ये कितना होगा, y 15 माइनस x। तो ये है अप्रोच करने का तरीका। समझ में आया कि नहीं? अरे अगर 2 नंबर का सम 15 है, एक नंबर अगर 2 है तो दूसरा नंबर 13 होगा ना। आप क्या कर रहे हो, 2 को उधर जाकर माइनस कर रहे हो ना। तो ये अप्रोच करने का तरीका हुआ। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फेयर में ऐसे लिखना है, ये चीज़ आपको रफ में करना है। और उसके बाद आपको ऐसे लिखना है, लेट 1 नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी 15 माइनस एक्स। पर ये 15 माइनस एक्स मेरे को कैसे पता चला, ये करने के बाद पता चला। तो ये क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ 2 नंबर इज 15। तो एक नंबर अगर x होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? फिर आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे दिया कि दोनों का रेसिप्रोकल का सम, ये दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम कितना है, 3/10। तो दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे 1/x प्लस 1/15 माइनस x, और दोनों का रेसिप्रोकल का सम कितना दे दिया है, 3/10। ये चीज़ आपको समझ में आया? अब आप इसको एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सॉल्व करने के बाद आपका x का वैल्यू आएगा और उस x का वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि पहला नंबर क्या है और दूसरा नंबर क्या है। तो मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ओके, इसको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, तो पॉज करेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिंपली एलसीएम लेंगे। x और 15 माइनस एक्स का एलसीएम कितना आएगा, x 15 माइनस एक्स। इसके पास x है और इसके पास 15 माइनस एक्स नहीं है, तो यहाँ पे 15 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में रखो फिलहाल में। और इसके पास 15 माइनस एक्स है तो इसके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये आपको समझ में आया एलसीएम कैसे है। इक्वल टू हो जाएगा ये 3/10। फिर ये आपका हो जाएगा, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 15/15x माइनस एक्स स्क्वायर 3/10। फिर इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 150 इजिकल टू 15 3 जा 45x माइनस 3x स्क्वायर। फिर हम लोग सारा चीज़ को एक साइड ले आएंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 150 इक्वल टू 0। तो आपको ना इस तरह से एक साइड लाना है कि ये वाला जो है ना, ये x ये पॉजिटिव हो जाए। इसको कभी नेगेटिव मत रखना, रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बेटर है कि आप पॉजिटिव रखो तो आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो पॉज करने को 3 कॉमन। तो देखो यहाँ पे आप कुछ अगर कॉमन आता है तो कॉमन ले लो। चीज़ें जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना अच्छा है, नंबर जितना छोटा हो जाए उतना अच्छा है। नंबर बड़ा बड़ा रहेगा आपको प्रॉब्लम होगा। तो 3 कॉमन ले लेंगे।
3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 15x, यहाँ पे 50 बचेगा इक्वल टू 0। ये 3 उधर डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। अब देखो यहाँ पे नंबर है 1 और यहाँ पे है 50, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 50 इंटू 1 हो गया 50, और क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपको 50 को ब्रेक डाउन करके 2 नंबर बनाना है, जिसको प्लस करने से 15 आए, तो ये आपको इजीली हो जाएगा। मैं एक ही बार में कर दे रहा हूँ, 5 10 जाए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 10। यहाँ जो साइन रहेगा वही कॉमन लेना है, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। यहाँ माइनस साइन है तो माइनस 5 माइनस साइन लेंगे, और 5 और 50 में क्या कॉमन है, 5 है, तो x माइनस 10 यहाँ भी बचेगा। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 10, यहाँ x माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। अभी आप इसको इक्वेट करोगे 0 से तो x का वैल्यू 10 आएगा, और इसको इक्वेट करोगे 0 से तो x का वैल्यू 5 आएगा। तो आपका जो पहला नंबर था 1 नंबर, वो हो गया आपका पहला नंबर जो हो गया 10 और 5, और आपका जो सेकेंड नंबर है अदर नंबर, तो अदर नंबर क्या था, 15 माइनस एक्स था ना, तो अदर नंबर हो जाएगा आपका, इसके लिए हो जाएगा 5 और इसके लिए हो जाएगा 10। समझ में आया? तो मैं अभी बाकी क्वेश्चन में क्या करने वाला हूँ, बाकी क्वेश्चन में मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको बस अप्रोच बता दूंगा कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन बनाना है, सॉल्व आप खुद करोगे। पॉज करोगे तो देखो अभी जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। यहाँ लिखा है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 18। क्लियर कट लिखा है कि एक नंबर 2 डिजिट से बना है और उसका दोनों डिजिट का प्रोडक्ट 18 है। मतलब एक नंबर 2 डिजिट से बना हुआ है, यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, और उसका दोनों डिजिट, तो फिलहाल मुझे वो दोनों डिजिट पता नहीं है, और उसका दोनों डिजिट का प्रोडक्ट कितना दे दिया है, 18। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लिखा है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज प्रोडक्ट इज 18, मतलब उन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट 18 है। तो फिलहाल मुझे ये दोनों नंबर पता, ये आपको रफ में करना है, ठीक है। अब मैं अगर एक डिजिट को x ले लूँ तो कौन बताएगा मुझे दूसरा डिजिट क्या होगा, 18/x। 18/x। समझ में आ रहा है? अप्रोच करना बहुत आसान है। उसके बाद आप लिखोगे, ये चीज़ को आपको रफ में करना है। रफ मतलब कहाँ करना है, पहला जिस पेज में आप मैथ को कर रहे हो उसी पेज में लाइन खींच के उसी यहाँ हेडिंग लिखना है रफ, और यहाँ पे करना है, पीछे में रफ नहीं करना है, उसी पेज में रफ करना है, साइड में लाइन खींच। अब आप इसको ऐसे लिखोगे, लेट वन नंबर भी x, सॉरी लेट ऐसे लिखोगे, लेट यूनिट प्लेस भी x, सो टेंस प्लेस विल बी 18/x। अब आगे बढ़ते, आगे क्या लिखा है, व्हेन 27 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। लिखा है जब 27 को क्या किया गया, नंबर से सब्सट्रैक्ट किया गया। तो फिलहाल मुझे डिजिट पता है, नंबर पता, तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ओरिजिनल नंबर। क्या लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, अगर एक नंबर है 25, ये 2 डिजिट नंबर है कि नहीं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 10 + 5। मतलब मैं यूनिट प्लेस को ऐसे ही लिख दिया हूँ और टेंस प्लेस में 10 मल्टीप्लाई किया हूँ, तो यहाँ पे भी वही होगा। टेंस प्लेस में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10, तो 18/x में अगर मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 180 हो जाएगा, और यूनिट प्लेस क्या हो गया, x। ये आपको समझ में आया? टेंस प्लेस में 10 मल्टीप्लाई हुआ प्लस यूनिट प्लेस, ये ओरिजिनल नंबर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन 27 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। इस नंबर से जब 27 को सब्सट्रैक्ट किया गया, तो आगे लिखा है द डिजिट इंटरचेंज। डिजिट क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, मतलब जो 25 था वो अब 52 बन चुका है। तो 52 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 × 10 + 2। मतलब जो यूनिट प्लेस था वो अब टेंस प्लेस हो गया, और जो टेंस प्लेस था वो यूनिट प्लेस। तो ये x कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ। तो आपका न्यू नंबर क्या हो जाएगा, 10x 18/x। न्यू नंबर हो जाएगा 10x, 10 × x + 18/x। समझ में आया? अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है, व्हेन 27 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। नंबर से 27 सब्सट्रैक्ट किया गया। नंबर क्या था, 180/x + x। उससे जब 27 सब्सट्रैक्ट किया गया तब डिजिट इंटरचेंज हो गया। डिजिट इंटरचेंज हो गया मतलब इक्वल टू नया नंबर बन गया। नया नंबर बन गया मतलब क्या, ये बन गया 10x + 18/x। अब आपको क्या करना है, सारा चीज को लेफ्ट साइड ले आना, एलसीएम लेना,
और उसके बाद जो भी जीरो में मल्टीप्लाई हो गया जीरो हो जाएगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व करके एक्स निकाल लेना। एक्स का 2 वैल्यू आएगा तो मतलब आपका नंबर भी क्या आएगा, 2 आएगा। मान लो एक्स का, जैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लो एक्स का वैल्यू 10 आया है तो एक नंबर क्या आएगा आपका, एक्स का जो भी वैल्यू आएगा ना आपको उसको किस में डालना है, ओरिजिनल नंबर। क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड क्या पूछेगा, बोलेगा फाइंड द नंबर, तो नंबर मतलब कौन सा नंबर पूछ रहा है, ओरिजिनल। तो मान लो एक्स का वैल्यू 10 आया तो 10 यहाँ डाल देंगे तो क्या होगा, 180/10 हो जाएगा 18 और प्लस 10 कितना हो जाएगा नंबर 28। और सोच लो एक नंबर और जो आया वो आ गया आपका 20, तो 20 के लिए आ जाएगा यहाँ पे 20/10 तो 0 कट जाएगा 9 प्लस 20 29, मतलब आपको 2 आंसर मिलेगा। अरे क्योंकि आपका एक्स का वैल्यू 2 आएगा तो आंसर भी 2 मिलेगा। तो देखो अभी जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसका वो क्वेश्चन है एज रिलेटेड। तो याद रखना आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन जब भी पूछे तो आप हमेशा कोशिश करना कि आप कौन सा एज में रहो, प्रेजेंट एज, आपको हमेशा प्रेजेंट एज में रहना है। अगर आपको क्वेश्चन पास्ट में भेजेगा तो आप पास्ट में चले जाना, आपको क्वेश्चन अगर फ्यूचर में भेजेगा आप फ्यूचर में चले जाना, लेकिन आपको रहना कहाँ पे है, प्रेजेंट में। तो जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिया है द प्रोडक्ट ऑफ अंकित एज, द प्रोडक्ट ऑफ अंकित एज 5 years ago with his age 9 years later is 15। ऐसा दिया हुआ है कि अंकित का एज 5 साल पहले जो था और अंकित का एज 9 साल बाद जो होगा उन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे दिया है, इज 15। तो हम लोग को पहले क्या करना है, प्रेजेंट में रहना है, तो लेना है लेट अंकित प्रेजेंट एज, आपको लेना है प्रेजेंट एज, ठीक है, आपको हमेशा प्रेजेंट में लेना है एक्स। अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से जाना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है 5 years ago, तो 5 साल पहले चले जाओ, लिखो 5 years ago, ऐसे लिख दो 5 years ago, और फिर आप लिखो अंकित एज हो जाएगा x - 5। फिर आपको बोला 9 साल बाद, तो फिर से 9 साल बाद चले जाओ 9 years later, 9 साल बाद चले जाओगे तो अंकित का एज हो जाएगा x + 9। फिर बोला है कि दोनों का जो अंकित का जो एज 5 साल पहले था और अंकित का एज जो 9 साल बाद है उन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे दिया 15। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 5 इंटू मतलब ब्रैकेट इज मतलब इक्वल टू 15। बाकी इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, आपको आंसर कितना ठो मिलेगा, 2 ठो। तो सोच लो x का वैल्यू आपको 10 मिला, तो एक आंसर x का वैल्यू सोच लो 10 मिला और 15 भी मिला, तो अंकित का 2 पॉसिबल एज हो सकता है, या तो 10 होगा या 15 होगा। और एक चीज गौर करो, अगर सोच लो x का वैल्यू ऐसा आया, एक आया -15 और एक आया 9, तो सीधा सा बात है एज 9 ही होगा ना, माइनस किसी का एज होता है क्या, अब वो पिछला जन्म चले जाएगा। तो देखो अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये रो और कॉलम से रिलेटेड है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। लिखा है इन एन स्कूल ऑडिटोरियम, एक स्कूल का ऑडिटोरियम है, नंबर ऑफ सीट इन ईच रो इज 8 लेस देन नंबर ऑफ रो। क्वेश्चन में लिखा है जितना ठो रो होगा उस हर एक रो में उतना रो से सीट 8 कम होगा। मान लो जैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लो जैसे 5 ठो रो है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। मैं अपना चीज बता रहा हूँ, तो सोच लो 5 ठो रो है, तो क्वेश्चन में दे दिया कि अगर 5 रो है ना तो हर रो में कितना कुर्सी होगा, जितना ठो रो है उससे 2 कम। तो कितना ठो रो है, 5 रो है, तो हर रो में कुर्सी कितना होगा, 2 कम, मतलब 3 कुर्सी होगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टोटल कुर्सी कैसे निकालेंगे, टोटल कुर्सी निकालने का तरीका है नंबर ऑफ रो इंटू एक रो में कितना कुर्सी है। समझ में आ रहा है आपको, यही तरीका है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं। लिखा है इन स्कूल ऑडिटोरियम नंबर ऑफ सीट इन ईच रो इज 8 लेस देन नंबर ऑफ रो। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ रोज बी x, नंबर ऑफ रो कितना x है, तो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो कितना हो जाएगा, x - 8। तो क्वेश्चन में लिखा है कि हर एक रो में उतना ही सीट है जितना रो से 8 को हम लोग माइनस कर देंगे। मतलब जितना रो होगा ना उससे अगर आप 8 माइनस कर दोगे तो हर एक रो में उतना ही सीट होगा। अरे समझ में आया कि नहीं, हर एक रो में उतना ही सीट है
अरे मतलब सोच लो कि अगर सोच लो 50 रो है तो हर एक रो में कितना सीट होगा, उस 50 से 8 माइनस कर दो, 42 सीट है। नहीं समझ में आया? तो अगर रो x है तो हर एक रो में कितना सीट होगा, x माइनस 8। फिर आगे लिखा है हाउ मेनी सीट्स आर इन ईच रो इफ देयर आर ऑल 609 सीट, मतलब टोटल सीट कितना है 609। तो देखो हम लोग टोटल सीट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रो से हर एक रो में कितना सीट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कितना रो है, 1 2 3 4 5, उसमें अगर एक रो में कितना सीट है 3, मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 5 × 3 15, काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल सीट कितना हो जाएगा, टोटल सीट क्वेश्चन में दे दिया है, टोटल सीट कितना दे दिया 609। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टोटल सीट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रो इंटू हर एक रो में कितना सीट है, x माइनस 8 इक्वल टू 609। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना, x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू 2 निकलेगा तो रो का वैल्यू भी 2 आएगा और नंबर ऑफ सीट इन ईच रो का भी वैल्यू 2 आएगा, मतलब दो पॉसिबिलिटी आएगी। तो देखो क्वेश्चन में दिया है सम स्टूडेंट ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, कुछ स्टूडेंट मिलके पिकनिक ऑर्गेनाइज किए और पिकनिक का बजट देख सुन के हंसना मत, पुराना ज़माना का है। बजट फॉर पिकनिक वाज 24, मतलब पूरा पिकनिक का बजट क्या है, टोटल बजट दे दिया पिकनिक का 24 रुपया। अब मुझे रुचि बताओ बजट कैसे निकलता है, थोड़ा मेरा बात सुनो। अगर हम लोग क्वेश्चन को ना भी पढ़े तो हम लोग का भी एक कॉमन सेंस है कि बजट कैसे बनता है। बजट बनता है नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्टूडेंट या ईच स्टूडेंट, कुछ भी लिख सकते हो। एक समझ में आ रहा है कि? तो हर एक बच्चा कितना रुपया देगा और कितना बच्चा जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और इनटू अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट इक्वल टू कितना हो गया 24। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को x ले लेना है, इन दोनों में से किसी एक को x ले लेना है। तो बोला हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक, तो क्योंकि क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक, हम लोग इसी को x ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को अगर मैं x ले लूँ तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट कितना होगा, कौन बताएगा? 24/x। अरे बहुत सिंपल सा बात है, ये x हो जाएगा तो ये कितना होगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ समझ में आया ना? अब देखो आगे क्वेश्चन में कुछ और भी दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है। क्वेश्चन में लिखा है बिकॉज 4 स्टूडेंट फेल्स टू गो, 4 स्टूडेंट जा नहीं पाया। तो अभी पहले कितना स्टूडेंट जा रहा था, अभी स्टूडेंट कितना जाएगा x माइनस 4। समझ में आया कि नहीं? तो 4 स्टूडेंट नहीं जा पाया। द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ फूड मतलब अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट। क्या यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन में कॉस्ट फॉर फूड लिखा है तो कॉस्ट फॉर फूड कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच स्टूडेंट, मतलब वही हुआ ना, हर एक बच्चा अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो बोला क्या कि जब आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, अरे जब चार स्टूडेंट नहीं जा पाया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया x माइनस 4। तो बोला क्या हर एक स्टूडेंट पे जितना रुपया लग रहा था ना उससे 1 रुपया ज़्यादा लग रहा है। क्वेश्चन पढ़ के सुना रहे हैं, बिकॉज 4 स्टूडेंट फेल्स टू गो द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच स्टूडेंट गॉट इंक्रीज बाय 1। तो पहले हर एक बच्चा का कितना रुपया लग रहा था 24/x, अभी उससे 1 रुपया ज़्यादा लग रहा है। तो मुझे रुचि बताओ पहले x स्टूडेंट जा रहा था ना, तो हर एक स्टूडेंट के ऊपर कितना रुपया लग रहा था, ये समझ में आया? अभी अगर x माइनस 4 स्टूडेंट जा रहा है तो हर एक स्टूडेंट के ऊपर कितना रुपया लगेगा, 24/x माइनस 4। समझ में आ रहा है? और क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पहले जितना रुपया लग रहा था उससे अभी 1 रुपया ज़्यादा लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है 1 रुपया, मतलब इससे अगर हम इसको माइनस करें तो 1 रुपया का डिफरेंस आएगा। अरे समझ में आ रहा है कि? फिर इसको आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कैसे लोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे ऐसे, एक x आएगा और एक x माइनस 4 आएगा, फिर इधर x माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर आपका सॉरी इधर x मल्टीप्लाई हो जाएगा
क्योंकि इसके पास x माइनस 4 है, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 24 x माइनस 4 इक्वल टू 1। फिर इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, आपका x का 2 आंसर आएगा। तो अगर आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट का आंसर 2 आएगा तो आपका कॉस्ट फॉर ईच स्टूडेंट भी 2 आंसर आएगा। लेकिन एक तो चीज़ गौर करना, क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक, मतलब आपका x का जो वैल्यू आएगा वो आंसर नहीं है, क्योंकि ये वो स्टूडेंट है जो पिकनिक प्लान किया था और ये वो स्टूडेंट है जो पिकनिक के लिए जा रहा है। तो मान लो अगर आपका x का वैल्यू आया 24 और एक वैल्यू आया 20, तो ये तो वो स्टूडेंट है जो पिकनिक प्लान किया था। जा कौन रहा है, क्वेश्चन में जा कौन रहा है वो पूछा है, इसलिए क्वेश्चन सबको ध्यान से पढ़ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट गोइंग इस केस के लिए कितना हो जाएगा 20 और इस केस के लिए हो जाएगा 16। ये आंसर होगा। अब हम ये बता देना चाहते हैं ये आंसर नहीं है समझाने के लिए। तो देखो यहाँ पे दिया है ए ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन है जो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 24 है, 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। क्या स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग स्पीड को क्या ले लेंगे, स्पीड को ले लेंगे x किलोमीटर पर आवर। आगे लिख दिया है इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। बोला कि अगर हम लोग ट्रेन का स्पीड को क्या करते, बढ़ा देते, मतलब नया स्पीड कितना हो जाता, मतलब अगर हम लोग ट्रेन का स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते, मतलब जितना पहले स्पीड था ना उससे 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते, तो क्वेश्चन में बोला कि जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, मतलब अभी जो समय लगता यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ए से बी पहुँचने में, वो 2 घंटा कम लगता। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। बोल दिया ए से बी का दूरी है 300 किलोमीटर, एक ट्रेन कांस्टेंट स्पीड में ए से बी जा रहा है, तो वो कांस्टेंट स्पीड का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो उसको हम लोग x किलोमीटर पर आवर ले लिए। फिर बोला कि अगर आप, सेकेंड केस में बोला अगर आप ट्रेन का स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते तो जितना टाइम पहले लिया है उससे 2 घंटा कम लेता। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो आपको किस पे फोकस करना है, आपको टाइम पे फोकस करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आप वहाँ पे x + 5 किलोमीटर पर आवर कर दिए सर। तो देखो आपको ना क्या करना है, पहला केस का टाइम निकाल लेना है, दूसरा केस का टाइम निकाल लेना है, और आपको पता है कि दूसरा केस में 2 घंटा क्या लग रहा है, कम लग रहा है, मतलब ये वाला जो टाइम है वो इस वाला टाइम से 2 घंटा क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ रहा है कि? तो यहाँ का टाइम क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, स्पीड कितना है x। ये पहला केस का टाइम। दूसरा केस में टाइम कितना होगा, इस केस में टाइम होगा, डिस्टेंस तो वही होगा 300 किलोमीटर और स्पीड कितना हो जाएगा x + 5। अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि इस केस में 2 घंटा कम लग रहा है, मतलब ये वाला टाइम से ये वाला टाइम 2 घंटा क्या है, कम है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ लिखेंगे 300/x माइनस 300/x + 5 इक्वल टू 2। बाकी आप इसको फिर सॉल्व करोगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बाय 2 डिफरेंट रूट्स आर 75 एंड 77 किलोमीटर। तो ए से बी जाने का 2 रास्ता दिया हुआ है, एक रास्ता छोटा है और एक रास्ता लंबा है। छोटा रास्ता का लंबाई कितना दे दिया है 75 किलोमीटर और लंबा रास्ता का डिस्टेंस कितना दे दिया 77 किलोमीटर। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बाय 2 डिफरेंट रूट्स आर 75 किलोमीटर एंड 77 किलोमीटर। ये मोटर कार टेकिंग द लॉन्गर रूट, अब आगे क्वेश्चन में लिखा है ये मोटर कार टेकिंग द लॉन्गर रूट ट्रैवल ऑन द एवरेज 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन वन टेकिंग द शॉर्टर रूट। मतलब बोला कि जो मोटर कार शॉर्टर रूट ले रहा है उससे जो मोटर कार लॉन्गर रूट ले रहा है ना उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। मतलब इधर वाला का स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है तो उसका तो इधर वाला का स्पीड है x + 6 किलोमीटर पर आवर।
और मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैथ और साइंस आपको मौका देता है कि आप इस टाइप का डायग्राम से आपको बना सकते हो। तो आप लोग ना कभी भी डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट मत कर दो कि लेट द स्पीड बी एक्स, फिर ऐसे x+6। बेटर कि आप ऐसे डायग्राम शो करो, ये एक ना गुड इंप्रेशन होता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर लिखा है, ये चीज़ समझ में आ गया तो क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। लिखा है मोटर कार टेकिंग द लॉन्गर रूट मतलब ये ट्रैवल ऑन द एवरेज 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर ट्रैवल कर रहा है उससे, एंड डज द जर्नी इन 15 मिनट लेस टाइम। मतलब जो लंबा रूट ले रहा है ना, वो अपना स्पीड को जब 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो वो कितना टाइम में जर्नी को कंप्लीट कर ले रहा है? 15 मिनट कम टाइम में। किसके कंपैरिजन में? शॉर्टर वाला का। तो अगर इसका समय कितना होगा, इसका समय अगर हम लोग निकाले, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये हो जाएगा 75/x और इसका टाइम हो जाएगा 77/x+6। समझ में आया? अब क्या बोल दिया कि ये जो है ना, ये 15 मिनट कम टाइम में कंप्लीट कर लेगा। फिर से पढ़ना, देखो मोटर कार टेकिंग द लॉन्गर रूट ट्रैवल ऑन द एवरेज 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन वन टेकिंग द शॉर्टर रूट एंड डज दिस जर्नी इन 15 मिनट लेस। मतलब ये 15 मिनट कम टाइम में कर रहा है, मतलब ये टाइम कम है और ये टाइम ज़्यादा है, तो दोनों टाइम को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75/x - 77/x+6 इजिकल टू 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन आप लोग तो चीज़ यहाँ पे गौर करो, ये जो आपका स्पीड है वो किस में है? किलोमीटर पर आवर, और आपका टाइम किस में आ रहा है? मिनट में। तो आपको मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 60। समझ में आ रहा है ना? आवर को मिनट में करोगे तो इंटू 60 और मिनट को आवर में करोगे तो 60। तो देखो एक और क्वेश्चन लिखा है, 2 ट्रेन लीव अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम। 2 ट्रेन है और दोनों ट्रेन रेलवे स्टेशन को एक ही समय में छोड़ रहा है, पर दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? देखो, द फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल ड्यू वेस्ट एंड द सेकेंड ट्रेन ड्यू नॉर्थ। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। समझ में आया? तो हमारा एक बच्चा को हम ऐसे ही बोले कि इधर ईस्ट है तो वो बोल रहा है कि नहीं सर इधर तो वेस्ट बंगाल है। अरे वेस्ट बंगाल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बांग्लादेश और जब था इंडिया का हिस्सा तो वो ईस्ट बंगाल था, और उसके वेस्ट में कौन था? हमारा इंडिया का बंगाल, इसलिए उसको वेस्ट बंगाल बोला जाए। समझ में आएगी? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो खतरनाक बच्चे से तो थोड़ा मेरा बात समझो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। अब क्वेश्चन लिखा है कि 2 ट्रेन रेलवे स्टेशन को एक ही टाइम में छोड़ा। तो यहाँ पे सोच लो ये रेलवे स्टेशन है, तो पहला ट्रेन किधर जा रहा है? पहला ट्रेन बोला वेस्ट की तरफ जा रहा है और दूसरा ट्रेन किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ऐसा दिया हुआ है। इसको हम लोग ट्रेन ए ले लेते हैं, इसको ट्रेन बी ले लेते हैं समझने के लिए। डायग्राम बना के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, उससे आपको फायदा होगा। फिर लिखा है द फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द सेकेंड। तो बोला कि जो वेस्ट की तरफ जा रहा है ना, वो 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर चल रहा है। किसके कंपैरिजन में? सेकेंड। तो मतलब अगर इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो इसका स्पीड कितना होगा? ये उससे 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर है, तो ये हो जाएगा x+5। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर लिखा है इफ आफ्टर 2 आवर दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट। बोला आफ्टर 2 आवर दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट, मतलब 2 घंटा बाद हो सकता है ये यहाँ पहुंचा हो मान लो, और 2 घंटा बाद ये सोच लो यहाँ पहुंचा हो। तो दोनों के बीच में अब कितना दूरी है? 50 किलोमीटर। तो वो दूरी को हम लोग कैसे नापेंगे? ऐसे नापेंगे ना। ये दूरी कितना दे दिया है? 50 किलोमीटर। समझ में आया? तो देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 90 डिग्री का ऑपोजिट को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो हम लोग ना इसको और इसको रिलेट कर सकते हैं कौन सा थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखो ये तो डिस्टेंस है और ये स्पीड है और ये स्पीड है, तो आप स्पीड और डिस्टेंस को तो रिलेट नहीं कर सकते ना। आप डिस्टेंस को किसके साथ रिलेट करोगे? डिस्टेंस के साथ। अरे पाइथागोरस थ्योरम में अगर मैं इसको डिस्टेंस ले रहा हूँ तो ये भी डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी डिस्टेंस, और अगर मैं इसको स्पीड और इसको स्पीड ले रहा हूँ तो ये भी स्पीड होना चाहिए। सब कुछ सेम पैरामीटर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको भी डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे? तो बहुत ईजी, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम।
और हमारे पास टाइम ऑलरेडी गिवन है। टाइम कितना दे दिया है? 2 घंटा। क्वेश्चन में लिखा है ना कि आफ्टर 2 आवर। तो स्पीड ये हो जाएगा x+5 × 2, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा x × 2 या 2x, जो भी आप इसको 2x लिख लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब हम लोग लिखेंगे फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 2 × x+5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50 का होल स्क्वायर। यही है ना पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बाकी इसको आप एक्सपेंड करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आपको सॉल्व करना है। एक बार आपका x का वैल्यू निकल गया तो क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है? फाइंड द एवरेज स्पीड। तो आपको दोनों ट्रेन का स्पीड बताना है। तो एक बार आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा तो आप इसमें पुट कर दोगे इसमें, तो दोनों ट्रेन का कितना कितना वैल्यू आएगा? 2 वैल्यू आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 आंसर आएगा। अच्छा ठीक है, मैं बात सुनो। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से। तो आपको पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में जानकारी होना चाहिए बेसिक। तो पहले मैं यहाँ पे ऊपर तरफ आपको मैं अपस्ट्रीम बता रहा हूँ और नीचे तरफ मैं आपको डाउनस्ट्रीम बता रहा हूँ। तो पहले ये आपको बेसिक नियम पता होना चाहिए। देखो, नदी हमेशा पहाड़ से नीचे की तरफ ही बहता है, ऐसा नहीं कि ऊपर बहता है। तो रिवर हमेशा नीचे की तरफ ही बहेगा, ऊंचा से कम की तरफ। तो सोच लो रिवर का स्पीड को हम लोग ले लेते हैं y km/h। इस क्वेश्चन में या आप रिवर का स्पीड को x km/h भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो रिवर का स्पीड को हम लोग क्या ले लिए? x km/h। अब देखो, अपस्ट्रीम का मतलब होता है जो बोट है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका नाम है अपस्ट्रीम। मतलब स्ट्रीम में अप जा रहा है। स्ट्रीम मतलब हो गया नदी, ये रिवर की जगह में स्ट्रीम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जो नदी है वो नीचे जा रहा है और बोट जो जा रहा है वो अपस्ट्रीम जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो बोट का स्पीड को हम लोग कितना ले रहे हैं? y km/h। समझ में आया? बाकी ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो फिक्स है। अगर बोट नीचे जाए या ऊपर जाए, डिस्टेंस तो फिक्स है ना। तो हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब स्पीड क्या होगा? देखो, बोट क्योंकि नदी के खिलाफ जा रहा है तो सीधा सा बात है बोट का स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो किसका स्पीड से किसको माइनस करेंगे? बोट का स्पीड से नदी का स्पीड को माइनस करेंगे। गलती से भी नदी का स्पीड से बोट का स्पीड को माइनस मत कर देना, क्योंकि सीधा सा बात है, अगर सोचो नदी 50 km/h का स्पीड में आ रहा है, अब बोट 2 km/h का स्पीड में जा रहा है, तो वो कभी चढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर नदी 50 km/h का स्पीड में आ रहा है तो बोट को कम से कम 60 km/h का स्पीड में रहना पड़ेगा या 61 km/h का स्पीड में रहना पड़ेगा। नदी अगर 50 का स्पीड में आ रहा है तो बोट को कम से कम 51 का स्पीड में रहना पड़ेगा, 61 नहीं 51। समझ में आएगी नहीं? मतलब पानी का स्पीड से ज़्यादा है। अगर ये ऐसे आ रहा है तो इसको ज़्यादा स्पीड में जाना पड़ेगा चढ़ने के लिए। इसीलिए हमेशा आप किसका स्पीड से किसका स्पीड माइनस करोगे? बोट से पानी का। गलती से भी पानी से बोट का माइनस मत कर देना। तो यहाँ पे माइनस क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसका अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। ये हो जाएगा y - x। ये x का जनरल फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से जब डाउनस्ट्रीम जाता है, डाउनस्ट्रीम मतलब नदी, तो जो नदी है वो तो नीचे ही जाएगा। तो नदी का स्पीड कितना है? x km/h। और डाउन मतलब हो गया कि बोट भी किधर जा रहा है? बोट भी नीचे ही जा रहा है। तो बोट का स्पीड हम लोग कितना ले लिए हैं? y km/h। तो हमारा समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा डिस्टेंस जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक का, डिवाइड बाई टाइम। अब देखो, क्योंकि दोनों नीचे जा रहा है तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। जब खिलाफ जाता है तो माइनस, सेम जाएगा तो क्या होगा? प्लस। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे x+1। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? अभी हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा दे दिया है, ये मोटर बोट मूविंग एट 9 km/h इन स्टिल वाटर। जब पानी ऐसा रहता है, स्टिल मतलब क्या? पानी बह नहीं रहा है, पानी रुका हुआ है, तो उस पानी में बोट का मैक्सिमम स्पीड कितना है? 9 km/h। इसका मतलब ये हुआ कि बोट 9 km/h बोट 9 km/h से ज़्यादा स्पीड में चल ही नहीं सकता, क्योंकि बोट का मैक्सिमम स्पीड कितना है? 9 km/h। तो हम लोग को बोट का मैक्सिमम स्पीड दे दिया है, कितना दे दिया है? 9 km/h। तो हम लोग बोट का स्पीड को कितना ले लिए? 9 km/h, जो क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे भी बोट का स्पीड कितना होगा? 9 km/h। ओके, लिखा है मोटर बोट मूविंग एट 9 km/h इन स्टिल वाटर गोस 12 km डाउनस्ट्रीम। कितना डाउनस्ट्रीम जा रहा है? 12 km। मतलब हमारा डिस्टेंस कितना दे दिया? 12। एंड कम बैक इन टोटल 3 आवर।
और वो नीचे जाके फिर क्या हो रहा है, वापस भी आ रहा है। तो जब वापस आ रहा होगा तो कौन सा स्ट्रीम में होगा, अप स्ट्रीम। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कोई चीज़ 12 किलोमीटर नीचे जा रहा है तो वापस आने टाइम भी कितना किलोमीटर आएगा, 12 ही किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12। ये चीज़ आपको समझ में आया। बाकी आपको क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने बोला है, मतलब आपको नदी का स्पीड निकालना है। तो नदी का स्पीड को हम लोग क्या ले लिए हैं, x। यहाँ पे भी नदी का स्पीड x है, तो हमारा ये हो जाएगा 12 और इसका स्पीड तो 9 दे दिया, तो ये हो जाएगा 9 - x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 + x। अरे ये समझ में आया कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। एक मोटर बोट है जो 9 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में चल रहा है, चाहे वो अपस्ट्रीम जाए या डाउनस्ट्रीम जाए। और वो जब नीचे जा रहा था तो 12 किलोमीटर गया, और जब ऊपर भी आएगा तो 12 किलोमीटर ही आएगा। और ये तो बोट यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले नीचे जा रहा है और फिर नीचे जाने के बाद ऊपर आ रहा है, और ये पूरा प्रोसेस में कितना टाइम ले रहा है, 3 आवर। मतलब ये टाइम और ये टाइम का दोनों का टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 12/9 + x प्लस 12/9 - x इक्वल टू 3 आवर। बाकी आपको इसको सॉल्व करना है, आपको x का 2 पॉसिबल आंसर मिलेगा। लेकिन अगर x का नेगेटिव आंसर मिलता है तो आप उसको कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इजी है। तो इसमें क्या लिखा है कि लेंथ ऑफ प्रेयर रूम, एक प्रेयर रूम है जिसमें लिख दिया लेंथ ऑफ प्रेयर रूम इज 3 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो विड्थ को हम लोग x ले लेते हैं, विड्थ को हम लोग x ले लेते हैं, तो हमारा लेंथ कितना होगा, लेंथ बोल दिया 3 मीटर ज़्यादा है, इससे विड्थ से x + 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में एरिया दे दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब हो जाएगा x + 3 × x = हो जाएगा आपका 36। तो इसमें आपको बोला है आंसर को एक डेसिमल प्लेस में निकालने हैं। तो किसको किसको स्क्वायर रूट, जैसे सोलो स्क्वायर रूट में 23 दिया है, तो किसको किसको इसका डेसिमल वैल्यू निकालने आता है डिवीजन मेथड से। तो जिसको जिसको आता है वो करना, अब यही वैल्यू नहीं आएगा। और जिसको जिसको ये मेथड नहीं आता है तो वो चाहे तो मैं से कभी पूछ सकता है, हम बता देंगे। अब अभी मत पूछना, ये आपको समझ में आ गया ना। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इसको पॉज करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक कंटेनर है, ओके, और इसमें 2 पाइप से पानी आ रहा है। एक पाइप से पानी इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। इसको एक पाइप ए ले लेते हैं, इसको पाइप बी ले लेते हैं। बोला है क्या कि 2 पाइप रनिंग टुगेदर, बोल दिया है 2 पाइप एक साथ चल रहा है, कैन फिल इन 11 1/9 मिनट। ये दोनों पाइप अगर चलेगा साथ में तो 11 1/9 मिनट में ये पूरा टंकी को क्या करेगा, भर देगा। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों मिल के भरेगा ना, तो हम लोग लिखेंगे a + b एक टैंक को कितना टाइम में भर सकता है। क्वेश्चन में दिया है 11 1/9 मिनट। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या दिया है? तो 11 1/9 मिनट में ये पूरा टंकी भर सकता है दोनों मिल के। तो इसका वैल्यू को थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं। 99 + 1 कितना हो जाएगा, 100/9 मिनट। ये आपको समझ में आया। तो अगर ये दोनों मिल के काम करेगा तो पूरा टंकी को 100/9 मिनट में भर देगा। तो मुझे ये बताओ, अगर ये दोनों इतना टाइम तक काम ना करे, मान लो ये दोनों 1 मिनट तक ही काम करें, तो 1 मिनट में कितना टंकी को भरेगा, 9/100 टैंक को भर देगा। तो समझने की कोशिश करो, अगर ए और बी मिल के एक पूरा टंकी को 100/9 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 9 इधर आ जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा कि नहीं। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अरे ये बहुत सिंपल सा बात है। 1 रुपया में 100 लड्डू, तो 1 लड्डू कितना में, 1 रुपया में 100 लड्डू, तो 1 लड्डू कितना में, 1/100, 0.1 रुपीस में। समझ में आए? तो उसी तरह से एक टैंक को इतना मिनट में भर रहा है, 1 मिनट में कितना भरेगा। ये चीज इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या होगा, घूम जाएगा, कितना हो जाएगा, 9/100। नहीं समझ रहे हो? ओके, अभी क्वेश्चन में आगे क्या दिखा है। और सोच लो इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया रहता कि एक भर रहा है और एक निकाल रहा है। थोड़ा समझो, एक भर रहा है और, तो उसमें यहाँ पे a + b की जगह क्या लिखते हैं, a - b। जो भरता है वो प्लस में रहता है, जो माइनस। प्रोसेस सेम ही रहता है।
ओके, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, आगे क्वेश्चन में लिखा है इफ वन पाइप टेक 5 मिनट मोर देन द अदर टू फिल द सिस्टम। अगर सोच लो एक ही पाइप चलाते, मान लो सिर्फ हम यही वाला पाइप चलाते, तो बोला कि एक पाइप जो है वो 5 मिनट ज़्यादा टाइम लेता कंपेयर टू दूसरा पाइप। तो मान लो ये पाइप अगर लेता x मिनट क्या करने में, पूरा टैंक को भरने में, तो ये कितना टाइम में अकेले भर सकता है, x + 5 मिनट में। ये आपको समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, a जो है वो एक टैंक को कितना टाइम में भर सकता है बताओ, x + 5 मिनट में। तो कौन मुझे बताएगा, तो a 1 मिनट में कितना भरेगा बताओ, 1/x + 5 टैंक को भर देगा। नहीं समझे? अरे अगर एक इतना मिनट में पूरा टैंक को भर सकता है, तो 1 मिनट में क्या करेगा, इतना भरेगा, थोड़ा सा भरेगा। तो ये वाला चीज डिवाइड हो जाएगा, समझ में आया? अरे ये समझ में आ रहा है ना? ओके, अगेन बी के बारे में बात करते हैं। बी एक टैंक को कितना मिनट में भर सकता है, x मिनट में भर सकता है। तो बी 1 मिनट में कितना भरेगा, कौन बताएगा, 1/x टैंक को भर देगा। तो सोच लो ए जो है ना वो 1 मिनट में इतना भर दिया, अब बी जो है वो 1 मिनट में इतना भर दिया, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना भरेगा, a + b जितना 1 मिनट में भरा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इसका जो 1/x + 5 है और इसका जो 1/x है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना टाइम भरेगा, 9/100। ये आपको समझ में आया? अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। अगर सोचो यहीं पे एक टैंक, यहाँ पे लिखे रहता कि ये तो निकाल रहा है पानी, तो यहाँ पे a - b आता। तो आप जो यहाँ पे ये इसको प्लस किए हो ना, इसको क्या करते, माइनस करते, बस वही लॉजिक है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे 5D का क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में लिखा है -5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + px - 15। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया 2x² px - 15। तो बोला है कि -5 जो है ना वो इसका रूट है। तो आपको पता है कि रूट जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है। तो आपको x की जगह -5 डाल देना, क्योंकि लिखा है -5 जो है वो इसका रूट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग जानते हैं इवन पावर होने से माइनस साइन हट जाता है। तो ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 × 50, और ये हो जाएगा -5p और ये हो जाएगा -15। तो ये आपका 5p उधर चले जाएगा इक्वल टू का, और 50 में से 5 गया तो कितना बचा, 45, और 45 में से 10 गया तो कितना बचा, 35। तो p का वैल्यू हो जाएगा 7, p का वैल्यू निकल गया। अच्छा ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में लिखा था कि -5 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो हम लोग जानते हैं जो रूट होता है वो x का वैल्यू होता है। तो उस x की जगह -5 डाल दिया, इसको सॉल्व करने से हमारा p का वैल्यू 7 आ गया। आगे क्वेश्चन में बोला है कि आपको k का वैल्यू निकालना है। कब निकालना है, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, इक्वल रूट्स। तो हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर इक्वल रूट होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो पहले तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाओ। ये हो जाएगा आपका px², ये हो जाएगा आपका px + k = 0। अब हम लोग इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करेंगे, ax² + bx + c = 0। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, p, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, p, यहाँ दोनों p होगा। अच्छा ठीक है, और c का वैल्यू हो जाएगा आपका k। ये चीज़ आपको समझ में आया? अरे x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे p है, तो a का वैल्यू p हो गया ना, b का वैल्यू p हो गया और c का वैल्यू क्या हो गया, k हो गया। अब हम लोग जानते हैं फॉर इक्वल रूट्स, तो पॉज कर दो, तो उधर से मार कर, फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। पॉज कर दे, तो पॉज कर। तो देखो हम लोग जानते हैं फॉर इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, 0। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। तो b का वैल्यू कितना है, p², और a का वैल्यू क्या है, p, और c का वैल्यू क्या है, k = 0। यहाँ तक समझ में आया? तो p² = हो जाएगा 4pk। तो ये p और p² कटेगा, यहाँ क्या बचेगा, p बचेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना? तो p = क्या होगा, 4k। क्या बचा, p = 4k।
तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p/4। अब p का वैल्यू कितना आया था 7, तो 7/4 निकल गया ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है 3 कंजिक्यूटिव नंबर। 3 कंजिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 होता है। तो 1 2 3 में कितना कितना का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है। तो पहला अगर x होगा, दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा, मतलब एक एक ज़्यादा होगा। पर वो नंबर क्या है वो हम लोग को पता नहीं है, समझ में आया कि नहीं। फिर क्वेश्चन में लिखा है द स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर। मिडिल नंबर जो है ना, ये मिडिल नंबर का जो स्क्वायर कर देंगे, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू, जो ये दोनों जो है ना अदर टू, उन दोनों का डिफरेंस। तो सीधा सा बात है इन दोनों में कौन बड़ा है, x+2 ये वाला बड़ा है। तो इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये चीज़ समझ में आया। तो बोला ये जो है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, इन दोनों का जो स्क्वायर का डिफरेंस से ज़्यादा है। ये चीज़ आप समझ में आया। देखो लिखा है द स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर इज एक्सीड, इस स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर एक्सीड मतलब ज़्यादा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 60। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये ज़्यादा है इन दोनों का डिफरेंस का, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस से ज़्यादा है। यस तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, ये इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 60। तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो 60 किधर ऐड करेंगे, इधर, जो छोटा है उधर ऐड करेंगे। अरे ये ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 60। तो अगर मुझे इसको और इसको बराबर करना है तो 60 कम की तरफ ऐड करेंगे ना। अरे मान लो मेरे पास 100 रुपया है, तुम्हारे पास 40 रुपया है, तो हम बोलेंगे तुमसे मेरा 60 रुपया ज़्यादा है। तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो 60 रुपया तुम्हारी तरफ ऐड करेंगे ना, जिधर कम है। अरे लॉजिक समझ रहे कि नहीं। तो एक्सीड को हटा के इक्वल टू बैठाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 60। फिर इसको आपको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उससे आपका x का वैल्यू आ जाएगा। एक बार x का वैल्यू आ गया तो बाकी 3 वैल्यू निकल जाएगा।